सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है? एक बार कमेंट कीजिए, ऑल थिंग्स आर गुड। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ओके, परफेक्ट। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम, नेट उतना सही नहीं चल रहा है क्या? नहीं ठीक है। अरे वो लोग का बफरिंग कर रहा है। यहाँ देखो। ओके, इसको तुम वॉल्यूम कम करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को देख रहे थे और आई थिंक हम लोगों ने 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और सेकेंड प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने क्या था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और फिर एक पॉइंट हमने और भी लिखा था कि कोई भी चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। रीज़न मैंने बताया था, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में अट्रैक्शन होता है, और जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाता है, सारा पॉजिटिव एक तरफ, सारा नेगेटिव एक तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है। अगर मटेरियल कंडक्टर हुआ तो इंड्यूस्ड चार्ज मेन चार्ज के बराबर होगा, कल सारा हम लोग फॉर्मूला पुट करके देख चुके थे। और अगर मटेरियल नॉन कंडक्टर हुआ तो फिर इंड्यूस्ड चार्ज मेन चार्ज से कम होगा। ठीक है, सो अब हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 पे चलते हैं। आज की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है शॉर्ट में, तो वो उसको ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट? इनवेरिएंट का मतलब विच इज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। जैसे मान लीजिए कि पेन पे अगर 5 कूलम का चार्ज है, पेन अभी रेस्ट पर है और इस पर अगर 5 कूलम का चार्ज है, तो इस पेन को अगर मैं मूव करा दूं कुछ वेलोसिटी के साथ, तब भी इस पर चार्ज 5 कूलम ही रहेगा। यानी कि जो चार्ज है वो बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये रेस्ट पर है, अभी इस पे मैंने 5 कूलम का चार्ज रख दिया, अभी अगर हम इसको मोशन में ला देंगे ना, अगर हम इसको मूव करा देंगे, तब भी इस पर चार्ज 5 कूलम ही रहेगा। यानी कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट। तो इसको लिख लेंगे, चार्ज on any body does not depends on the speed of body। यानी बॉडी रेस्ट पर हो या फिर मोशन में हो, उस बॉडी का जो चार्ज होगा वो उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐसे समझते हैं बात को, लेकिन एक चीज आप समझिए कि चार्ज बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मास ऑफ द बॉडी अगर मैं बोलूं, बॉडी का मास क्या वो स्पीड पे डिपेंड करता है? बॉडी का मास क्या स्पीड पे डिपेंड करता है? यस। लेकिन हम लोग यहां पे बोलेंगे बट मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन स्पीड। लेकिन किसी भी बॉडी का मास स्पीड पे डिपेंड करेगा। यानी अगर आप स्पीड चेंज करोगे तो बॉडी का मास क्या होगा? बॉडी का मास चेंज कर जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर आप स्पीड चेंज करोगे तो बॉडी का मास चेंज होगा, लेकिन स्पीड चेंज करने पर चार्ज
चेंज नहीं होगा, बिकॉज चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बॉडी का जो मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी में, कौन सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन का दिया गया थ्योरी है। तो इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने कहा कि किसी भी बॉडी का मास उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नहीं, E बराबर एम सी स्क्वायर नहीं होगा, E बराबर एम सी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एम सी स्क्वायर जो होता है वो मास एनर्जी रिलेशन है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं। m बराबर एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने दिया था अपने थ्योरी में, और इसकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है इसका मतलब? इसके टर्म को पहले समझिए। यहाँ पे m जो है, ये वाला जो m है, इस m को कहते हैं डायनेमिक मास, m को कहते हैं यहाँ पर डायनेमिक मास का मतलब होता है, डायनेमिक मतलब मोशन, यानी जब बॉडी मोशन में रहेगी, जब बॉडी स्पीड में रहेगी ना, उस समय जो उसके पास मास होगा वो है m। ये m मास कब है? जब बॉडी मोशन में आ जाएगी। और m नॉट को हम लोग कहेंगे रेस्ट मास, यानी ये मास कब होगा? जब बॉडी रेस्ट पे होगी। और यहाँ पे v क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही है वो स्पीड ऑफ द बॉडी। और c क्या है? c के बारे में सब लोग जानते हैं, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट का स्पीड वैक्यूम में। तो c यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट का स्पीड वैक्यूम में। और सबको पता है लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन ने जो दिया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि जो मास बॉडी का है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। m क्या है? डायनेमिक मास, यानी बॉडी जब मोशन में रहेगी उस वक्त जो मास होगा उसको बोलते हैं डायनेमिक मास। m नॉट क्या है? रेस्ट मास, यानी बॉडी जब रेस्ट पे होगी उस वक्त जो मास होगा उसको बोलेंगे रेस्ट मास। v क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, सपोज दैट आपके पास कोई बॉल है और उसका मास 1 kg है। सपोज दैट अगर आपने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, रेस्ट पे जब आपने रखा तो मास 1 kg है। उसी बॉल को अगर हम कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करा देंगे, यानी वो बॉल जब मोशन में आ जाएगी उस वक्त उसका मास कुछ और हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि पहले उसका मास 1 kg था, अभी उसका मास हो जाएगा 1.5 kg, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप स्पीड चेंज करोगे तो बॉडी का मास भी चेंज होगा। ये किसने कहा था? आइंस्टाइन ने। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये उठेगा कि सर नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा दिखता नहीं है, हम मूव करते हैं, हम ट्रेन पे जाते हैं, हम फ्लाइट में चलते हैं, तो मास तो मुझे वैसा ही फील होता है, चेंज होता हुआ तो नहीं दिखता है। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अपने नॉर्मल लाइफ में हम लोग जिस स्पीड से मूव करते हैं या जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट या जिस स्पीड से गाड़ी चलाते हैं वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। समझिएगा, इसमें आपको समझाना है केस फर्स्ट, है ना। इफ स्पीड ऑफ द बॉडी इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, और रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है कि बॉडी का स्पीड बहुत कम होता है और लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है जी लाइट का स्पीड आपने लिखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 और इसमें 30 आप इसको दे दीजिए, 30 इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 को 10⁵ × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 5 यानी 50 तो ये बन जाएगा 3 लाख, और 1000 मीटर बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। सोच के देखिए, 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रही है? 3 लाख किलोमीटर।
क्या इतना डिस्टेंस हम लोग किसी भी तरीके से अचीव कर पाएंगे? नहीं। हम लोग जो रियल लाइफ में मूव करते हैं, हम लोगों की वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, यानी v लेस देन c। अब सोचिए कि अगर v बहुत कम है v बहुत छोटा है, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, m इज इक्वल टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ लगा के देखते हैं, है ना। देखो v बहुत छोटा है, c बहुत बड़ा है, तो नीचे वाला नंबर बहुत बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बहुत छोटा है, तो ये जो रेशियो आएगा ये इतना छोटा होगा कि इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 0 मान लेंगे। अब मैं आपको बोलूं कि 1/1 लाख बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 मान लेंगे, तो यहां से m जो आ रहा है वो m नॉट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया। 1 माइनस 0 1, और रूट 1 का मान 1 हो जाएगा, तो m बराबर m नॉट। क्या दिखा यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो डायनेमिक मास है, यानी जब बॉडी मोशन में है उस वक्त का मास, डायनेमिक मास, और ये m नॉट कौन सा मास है? रेस्ट मास। ये दोनों इक्वल है, यानी कि मास में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग का स्पीड लाइट के स्पीड के सामने बहुत कम होता है, तो उसमें मास हम लोग का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। रेस्ट मास इज इक्वल टू डायनेमिक मास। ये नॉर्मल लाइफ की बात हो गई। लेकिन अगर हम लोग बॉडी को लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में अगर हम फेंक दें, जैसे लाइट का स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको इतना फेंक दें 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सोचो ये जो स्पीड है ये लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम तो नहीं है, ये लाइट के कंपैरिजन में आ गया ना। तो अगर आप बॉडी को इस स्पीड से मूव कराइएगा, तब आपको इफेक्टिवली वहां पे मास चेंज होता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ बॉडी का मास चेंज हो रहा है। बट नॉर्मल लाइफ में इसलिए चेंज होता हुआ नहीं दिखता है क्योंकि हम लोगों का जो स्पीड होता है वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं केस नंबर 2 पे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सब लोग बताएंगे? ओके, शिफाली सुमन क्लियर है, राशिद आलम ओके, यस, हिमांशु रोनित ठीक है बाबू, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर। पूजा कुमारी, अनुज्ञा कश्यप, अंशु सही है, गुड। लाइबा रिजबी सही है, शाजिया परवीन सही है, ओके प्लग, गुड, बहुत अच्छा, बहुत सही है। ठीक है, थोड़ा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, पता नहीं नेट प्रॉब्लम की वजह से होगा, कोई बात नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा क्या कैसे हो रहा है। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 देखिए केस नंबर 2, अब अगर हम बॉडी को इतने स्पीड से थ्रो करें कि वो लाइट के कंपैरिजन में हो, इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज comparable to the speed of light, है ना। बॉडी की स्पीड क्या है? लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में है। तो क्या होगा? ध्यान देखिए, मैथमेटिकल तरीके से आपको समझा रहे हैं। m इज इक्वल टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ध्यान से सोचो, अगर आप बॉडी के स्पीड को इंक्रीज करोगे, यानी अगर आपने v बढ़ा दिया, वेलोसिटी को जब बढ़ाओगे तो ये वाला पूरा टर्म बढ़ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म इंक्रीज हो जाएगा, और 1 माइनस समथिंग, और ये अगर आप इंक्रीज करोगे तो 1 माइनस के बाद वाला नंबर अगर आप बढ़ाओगे तो ये जो नीचे वाला टर्म है ना, ये जो नीचे वाला टर्म है ये ओवरऑल कम हो जाएगा, होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास 1 माइनस, मान लो अगर आपके पास 10 - 1 है तो आपको 9 मिलेगा, 10 - 2 कर देंगे तो 8 मिलेगा,
10 माइनस 3 कर देंगे तो 7 मिलेगा। तो माइनस के बाद वाला नंबर अगर आप बढ़ाते हैं तो वो तो और कम होता चला जाएगा ना। तो ये v अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये टर्म बढ़ जाएगा, और 1 माइनस माइनस के बाद वाला अगर इंक्रीज होगा तो ये पूरा टर्म कम होगा, और जिसके नीचे वाला टर्म जितना कम होगा वो नंबर उतना ज्यादा हो जाएगा। नीचे वाला जितना कम होता चले जाएगा वैल्यू उसका और बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे देखो स्पीड बढ़ाने से फाइनली क्या बढ़ गया, मास बढ़ गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी को जितने ज्यादा स्पीड से आप फेंकेंगे, बॉडी को जितने ज्यादा स्पीड से आप मूव कराएंगे, जितने ज्यादा स्पीड से आप मूव कराओगे उतना ज्यादा बॉडी का मास बनेगा। यानी कि अगर आपने 1 केजी बॉडी को थ्रो किया तो हो सकता है कि वो 2 केजी का बन जाए, हो सकता है कि वो 1.5 केजी का बन जाए। यानी जितना ज्यादा स्पीड आप देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा स्पीड आप देंगे, जितने ज्यादा स्पीड से आप बॉडी को मूव कराएंगे उसका मास उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये आइंस्टाइन का जो थ्योरी है रिलेटिविटी, ये बहुत ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है। मास बढ़ेगा, गुड गुड आदित्य। तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और, जो भी चीज़ मैं अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं लिंक होगा मॉडर्न फिजिक्स में। ये सारी बातें मॉडर्न फिजिक्स में हम दोबारा लिखेंगे, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये चीज़ें सिर्फ यहीं पर हो रही हैं। तो इसका यूज़ है मॉडर्न फिजिक्स में, तो अभी आप इसको अच्छे से समझ लो ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है कि जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज कीजिएगा बॉडी का मास भी बढ़ जाएगा। एक और बात, जैसे मान के चलिए किसी की साइकिल रखी हुई है, तो साइकिल का अपना कुछ लेंथ होगा, साइकिल अभी रेस्ट पर है, उसका कुछ लेंथ होगा। अगर हम साइकिल को चलाने लगे लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में, यानी हमने साइकिल में कितना स्पीड दे दिया, बहुत ज़्यादा स्पीड, लाइट के स्पीड के बराबर, तो साइकिल का लेंथ बढ़ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। अब ये बताइए आप लोग, स्पेसिफिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? स्पेसिफिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी। कैसे डिपेंड करेगा, सोच के देखिए। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे कल? स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास। अब आप सोचो कि जब आप बॉडी का स्पीड चेंज करोगे, गुड, जब आप बॉडी का स्पीड चेंज करोगे तो क्यू तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट मास तो करेगा, मास तो करेगा। और मास अगर इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज होगा, है ना। तो फटाफट मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि अगर हम लोग बॉडी के स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तो आप कहोगे सर अगर आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा, और मास इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज होगा, लेकिन कैपिटल क्यू ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। यस सर, क्योंकि ये तो चार्ज और मास का रेशियो है ना सर। गुड गुड हिमांशु, बहुत अच्छी बात है, आप बात को पकड़ पा रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो स्पीड बढ़ने से मास बढ़ जाएगा, और मास के बढ़ने से स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा, और कैपिटल क्यू यानी कि जो चार्ज है वो चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया खत्म, प्रॉपर्टीज नंबर 4 फिनिश। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये स्टेटमेंट कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब यह है कि चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में भी होगा, जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी होगा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है?
आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसके लिए वैलिड है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। गुड गुड हिमांशु, इन आइसोलेटेड सिस्टम में आप किसी भी सिस्टम के लिए बातें नहीं बोल सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है। अब कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसका किसी और दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन ना हो। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान के चलिए ये आपका घर है और इसमें 2 कमरे हैं, है ना, ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और मैंने कहा कि जो आपका घर है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। आपके घर को मैंने मान लिया आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब है कि आपके घर से बाहर कोई नहीं जाएगा और बाहर से कोई आपके घर पे नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका सिस्टम क्या हो चुका है? आइसोलेट हो चुका है, इंटरैक्शन कट हो गया बाहर से। लेकिन आपके घर के अंदर 2 कमरा है, अगर इसमें मान के चलिए 3 लोग हैं और इसमें मान के चलिए कि 2 लोग हैं, इस कमरे से अगर इस कमरे में 2 लोग और आ गए तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? 4। अभी यहाँ कितने बचेंगे? 1। पहले कितने थे? 3 + 2 5। अभी कितने हैं? 4 + 1 5। मतलब नंबर ऑफ जो भी वहां पे आदमी है वो तो कांस्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी पूरा बाहर नहीं जा रहा है और बाहर से कोई अंदर नहीं आ रहा है। हाँ, इस कमरे के आदमी का नंबर कम हो जाएगा, इस कमरे के आदमी का नंबर बढ़ जाएगा। तो एक जगह का अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे जगह का डिक्रीज होगा, ताकि ओवरऑल मिलाकर के क्या बन जाए? कांस्टेंट। क्योंकि चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड। इसमें लिखिएगा नेट चार्ज of an isolated system is always constant. It means charge is conserved for an isolated system. So net charge, टोटल चार्ज, किसका टोटल चार्ज? आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। इसका मतलब जितना चार्ज पहले था Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। जितना चार्ज पहले उतना ही चार्ज बाद में। 1 मिनट, ये कट गया है, इसको हम बाद में लिख देते हैं। ये वाला स्टेटमेंट, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। इट मींस जितना चार्ज पहले है Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में बातें आ रही हैं? कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट लाइक तो करिए। जितने लोग हैं लाइक करो भाई। सही है, गुड गुड, ओके। 11 लोग को ही समझ में आ रहा है, 11 लोग ही लाइक कर रहे हैं, है ना। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल देखता हूं जिसमें ये प्रूफ होगा कि हाँ चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ हम लोग एविडेंस देंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे चार्ज कंजर्व्ड होता है। चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं और इससे प्रूफ करेंगे कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। देखिए एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन
पेयर प्रोडक्शन, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है पेयर प्रोडक्शन। अब समझिएगा पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पेयर मतलब समझ में आ रहा है, दो, और प्रोडक्शन मतलब बनाना, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि न्यूक्लियस के अंदर इतना खतरनाक प्रोसेस चलता है ना, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे। ये खुद एक चैप्टर है आपके 12th में, न्यूक्लियस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूक्लियस में बहुत कुछ होता है। अभी सुनना, अगर आप न्यूक्लियस में गामा रे इंसिडेंट कराओगे, गामा रे बेसिकली क्या होता है, इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट होता है एनर्जी का फॉर्म, वैसे गामा रेज भी होता है एनर्जी का फॉर्म। और गामा रे की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, सो गामा रे की एनर्जी होनी चाहिए कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम इतनी एनर्जी या इससे ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल, इतनी एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी का गामा रे अगर आप टकराओगे, गामा रे का अगर आप टकराओगे, है ना, न्यूक्लियस से, तो यहाँ से दो पार्टिकल बाहर आ जाएगा, दो पार्टिकल बाहर आ जाएगा। एक पार्टिकल का नाम हो जाएगा ई माइनस और एक पार्टिकल बाहर आ जाएगा ई प्लस। ई माइनस वाला जो पार्टिकल है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ई प्लस वाला जो पार्टिकल है इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है, तो पॉजिट्रॉन है एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब देखिए, है ना, टकराने के पहले पहले ये वाला चीज़ क्या है, एनर्जी। अगर ये एनर्जी है तो इसके पास मास नहीं होगा, एनर्जी है तो इसके पास मास नहीं होगा, और अगर मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा, यानी इनिशियल चार्ज कितना है, 0। टकराने के बाद देखो क्या हुआ, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन बन गया और पॉजिट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होगा, प्लस पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ई होगा। टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। फाइनल चार्ज कितना है, 0। इनिशियल कितना है, 0। यानी हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी आया, यानी इनिशियल बराबर फाइनल, यानी क्या कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है। यहाँ नहीं दिख रहा है ना, चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, यानी Q इनिशियल बराबर Q फाइनल, यहाँ लिख देते हैं Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। तो कोई भी चीज़ पहले जितनी थी बाद में भी अगर उतनी हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कंजर्व्ड है, Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। चलिए, इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते थे। अच्छा, एक बात और, इससे कम एनर्जी दीजिएगा तो क्या होगा, इससे कम एनर्जी अगर आप न्यूक्लियस को देंगे तो ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना ही पॉजिट्रॉन बाहर आएगा, बल्कि ये जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और खुद एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी पार्टिकल को इमिट नहीं करेगा। पार्टिकल को इमिट करने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी देना होगा या कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी होगी, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा कि आखिर इतना ही एनर्जी क्यों चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, अगर किन्हीं को नहीं मालूम है, MeV का मतलब क्या है। M का मतलब होता है मेगा, M का मतलब होता है मेगा, है ना, M का मतलब होता है मेगा, और EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो MeV पॉइंट में लिखना है, MeV, M का मतलब हो गया मेगा, और मेगा की वैल्यू होती है 10⁶, और EV को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है यूनिट ऑफ एनर्जी। समझिएगा बात को, यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब तो 10⁶ हो गया, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चूंकि ये एनर्जी का यूनिट है तो हम इसको जूल में लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना है, अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है ना। तो यही चीज है, ई का मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब अगर आपसे बोलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा मतलब हो गया 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां से आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 में 6 चला गया -13 जूल। ठीक है, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये वाला याद रखना है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना, क्योंकि मेगा का मतलब होता है 10⁻6, 10⁻6। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते थे कि गामा रेज आया और यहां पे दो पार्टिकल बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। सो गामा रेज आया और यहां से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बना और एक पार्टिकल पॉजिट्रॉन बना। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, इस रिएक्शन को, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अच्छा, इस पूरे रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है समझना है आपको। इस पूरे रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, चार्ज कंजर्व्ड है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यार चार्ज कंजर्व्ड है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि हाँ, इस पूरे रिएक्शन में चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है। ठीक है, इसी को तो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। क्या इस पूरे प्रोसेस में मास कंजर्व्ड है, तो आप कहेंगे नहीं, मास कंजर्व्ड नहीं है। क्यों कंजर्व नहीं है, क्योंकि देखिए जब न्यूक्लियस से टकराया था, मास इज नॉट कंजर्व। सही बात है रिजवी, जब न्यूक्लियस के पहले देखो गामा रे आ रहा था, गामा रे क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर वो एनर्जी है तो उसके पास क्या है, मास नहीं है। लेकिन टकराने के बाद क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना और पॉजिट्रॉन बना। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन जब बना तो मास आया ना, पॉजिट्रॉन जब बना तो मास आया। यानी पहले मास नहीं था, बाद में मास आ गया, यानी मास कंजर्व नहीं है। कंजर्व किसको बोलते हैं, जो पहले और बाद में दोनों सेम होना चाहिए। बट अभी क्या है, मास पहले नहीं था, बाद में मास आ गया, तो मास कंजर्व नहीं है। हाँ, एनर्जी प्लस मास अगर पूछा जाएगा तो वो कंजर्व्ड है। एनर्जी प्लस मास ये मिला करके अगर पूछा जाए तो कंजर्व्ड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी मास में बदल गया, कुछ एनर्जी मास में बदल गया, तो एनर्जी प्लस मास मिला करके क्या है, कंजर्व्ड। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन। इसी का एक और प्रोसेस है, इसी का एक और प्रोसेस है। इसमें क्या है, गामा रेज आया और गामा रेज आने के बाद क्या बना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन क्या है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन का उल्टा प्रोसेस है ये, पेयर प्रोडक्शन का उल्टा प्रोसेस है। कैसे, पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था, गामा रेज आया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये आएगा और ये मिलकर के गामा रे बनाएगा, गामा रे बनाएगा। तो इसको रिएक्शन में ऐसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन मिलेगा और मिल करके गामा रे बनाएगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा रहे हैं, बैलेंस करने के लिए 2 लगा रहे हैं। इसमें घबराइएगा नहीं कि 2 कहाँ से आया, ओनली फॉर बैलेंस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन। देखो एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, एनिहिलेशन का मतलब होता है कि 2 पार्टिकल मिलके अगर ये सारा एनर्जी में बदल जाएगा। अगर कोई 2 पार्टिकल आप उठा लो, इसको मिलाओ
मिलाने के बाद अगर ये दोनों खत्म हो जाएगा और खत्म होकर के एनर्जी में अगर बदल जाएगा तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एनहिलेशन, यानी एनहिलेट कर गया, यानी कि दो पार्टिकल आया, कोलाइड किया और टकराने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एनहिलेशन। इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिट्रॉन आया और टकराने के बाद एनर्जी बन गया गामा रेज। गामा रेज क्या है? गामा रेज इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको बोलते हैं एनहिलेशन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गया। इससे भी हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। पहले चार्ज क्या था? माइनस, और यहाँ माइनस ई, और यहाँ क्या था? प्लस ई। तो टोटल जोड़ेंगे तो इनिशियल चार्ज जीरो, और बाद में भी गामा रे बन गया यानी एनर्जी बन गया, तो बाद वाला भी चार्ज जीरो। तो इनिशियल चार्ज जीरो, फाइनल चार्ज भी जीरो, यानी चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। यहाँ पे भी चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज देखिए, इनिशियल में क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, माइनस ई प्लस ई, टोटल कितना? जीरो। फाइनल चार्ज कितना है? गामा रे बन रहा है, गामा रे के पास तो चार्ज होगा नहीं, जीरो, यानी क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल। इससे भी क्या पता चला कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। थर्ड एग्जाम्पल, हालांकि उसको पूरा हम लोग अभी एलाबोरेट नहीं करेंगे, बस नाम सुन लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, रेडियो एक्टिविटी। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, 12th में और 10th में भी, 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो रेडियो एक्टिविटी में भी चार्ज कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया जिसमें कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया खत्म, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब समझिए, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान के चलिए, हाँ ठीक है, फॉर्मूला तो Q बराबर एन ही आ जाएगा बाबू, लेकिन पहले ना चीज़ों को समझते हैं क्यों हो रहा है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जैसे मान लीजिए आपके पास ना 1 रुपये का कॉइन्स है, बहुत सारा कॉइन्स है, लेकिन सारा कॉइन 1 रुपये का है, उससे ज़्यादा या उससे कम का नहीं है, है ना। आपके पास 5 रुपये का कॉइन नहीं है, सिर्फ 1 रुपये का सारा कॉइन्स है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप मिनिमम कम से कम कितना अमाउंट आप दे सकते हैं किसी को, तो आप कहोगे कि सर हम तो किसी को 1 रुपया दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 रुपये का ही कॉइन है, इससे कम नहीं दे सकते हैं। हम बोलेंगे ठीक है इससे ज़्यादा, तो आप कहोगे इससे ज़्यादा हम 2 रुपया दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप 3 रुपया दे सकते हो। आप कभी भी 1.5 या 2.5 नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास हर एक पैकेट में 1 रुपया है। तो इसी एक पैकेट को हम लोग कहते हैं क्वांटा, है ना। तो चार्ज क्या है ना, चार्ज का सबसे छोटा पैकेट, चार्ज का सबसे छोटा पैकेट होता है ई। इससे छोटा चार्ज नहीं मिलेगा, सबसे छोटा पैकेट ई। तो आप किसी को कितना दे सकते हैं? एक पैकेट का मतलब हो गया ई। आप इससे ज्यादा कितना दे सकते हैं? 2 पैकेट, एक पैकेट और एक और पैकेट, तो कितना दे सकते हैं? 2E। इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? 3 पैकेट, E और E, तो टोटल कितना हो गया? 3E। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को चार्ज E दे सकते हो, 2E दे सकते हो, 3E दे सकते हो, 10E दे सकते हो, 50E दे सकते हो। ये नंबर क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है पैकेट को। जैसे अगर मैंने लिख दिया 50E मतलब 50 पैकेट, और हर एक पैकेट में कितना चार्ज है? E, तो टोटल कितना चार्ज हुआ? 50E। ये क्या बता रहा है? 10 पैकेट्स, हर एक पैकेट में कितना चार्ज है? E। कितने पैकेट्स हैं? 10 पैकेट, टोटल कितना चार्ज हुआ? 10E। यानी आपके पास ये पैकेट है, आपको जितना मर्जी है उतना आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे 10 पैकेट, 50 पैकेट, 3 पैकेट, 2 पैकेट, 1 पैकेट, और पैकेट जितना होगा उतना ही चार्ज भी आपके पास चला जाएगा। तो देखो, तो E के बगल में क्या है? E के बगल में हमेशा इंटीजर होगा, 1, 2, 3, 10, 50, 100, यानी E के मल्टीप्लाई में मैंने क्या रखा? इंटीजर को। ध्यान से सुनना, E के मल्टीप्लाई में क्या है? इंटीजर, यानी E के
मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई में इंटीजर होना चाहिए। यानी ई में अगर कुछ हम लगा सकते हैं, ई में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इंटीजर। ई में हमेशा इंटीजर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। और ई को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में क्या मल्टीप्लाई करना है? इंटीजर। तो क्या बोलेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज देना चाहते हैं तो उसमें क्या दे सकते हैं? ई इंटू इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसी बात को हम लोग लिख दें, चार्ज ऑन एनी बॉडी charge on any body is always an integral multiple of electronic charge। किसी भी बॉडी पे अगर मुझे चार्ज देना होगा तो हम उसमें ई दे सकते हैं, 2E दे सकते हैं, 3E दे सकते हैं, 100E दे सकते हैं, 10⁻³ दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं। यानी हम किसी भी बॉडी पे चार्ज Q बराबर NE दे सकते हैं, NE दे सकते हैं। चूंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है तो प्लस भी हो सकता है चार्ज और माइनस में भी हो सकता है। अब इस फॉर्मूले में समझिएगा कि इसमें जो भी चीज़ मैंने लिखा है इसमें कौन सा टर्म क्या है। इस फॉर्मूले में Q क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे Q है चार्ज। N क्या है? तो आप कहेंगे N है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। अब देखिए N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं है कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हो सकता है कि आपके पास प्रोटॉन्स हैं तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हो सकता है आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैं तो N क्या बोलिएगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन, कोई भी चार्ज। तो N होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन एक बात हमको पता है कि N हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। N हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे N हमेशा होना चाहिए इंटीजर। तो ये वाला जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, इसी के नीचे आपको लिखना है, जो कि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। Q हो गया चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और N हमेशा होना चाहिए, N बिलोंग्स टू इंटीजर। N हमेशा इंटीजर होना चाहिए। N बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब N की वैल्यू है ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरीके का होना चाहिए N का वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे E क्या चीज़ है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू अगर मुझसे पूछा जाए तो हम कहेंगे E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये भी चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू। इससे छोटा चार्ज स्टेबल फॉर्म में नहीं है। छोटा चार्ज इससे है पॉसिबल बट स्टेबल नहीं होगा। और एक चीज देखिए, N जो है यहां से आप देखो ये फॉर्मूला Q बराबर NE है ना, प्लस माइनस जो भी हो, Q बराबर NE। N है नंबर ऑफ चार्ज। अब इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में 3 टर्म है, Q, N और E, 3 टर्म है। इस 3 टर्म में E जो है ना वो तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बचा आपके पास सिर्फ दो ही टर्म बचा, एक Q बचा और एक N बचा, एक Q बचा और एक N बचा। अब सोचिए, अगर आपको N पता है कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो आप क्या निकाल लोगे? चार्ज। और अगर आपको चार्ज पता है तो आप क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बोल दूं कि बॉक्स के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पता, पार्टिकल्स पता चल गया,
तो चार्ज निकाल लेंगे, और अगर Q पता रहेगा तो N निकाल लेंगे, क्योंकि E तो हमेशा हम लोग को पता है। और यहाँ से अगर N निकालना चाहेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, और N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, किसी का भी नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड लगा देंगे, है ना। N इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो कभी भी अगर आपको चेक करना हो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, इसी से आया है, बट n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। आप समझिएगा बात को। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलूं क्या ये सारा चार्ज पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, Q बराबर 2/3E 1/3E, क्या ये सारा चार्ज पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर E के बगल में ना इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे तो E के बगल में फ्रैक्शन आ रहा है, पॉइंट वाला चीज आ रहा है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये सारा चार्ज भी पॉसिबल होता है, और इस तरह के चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं, क्वार्क होता है, पॉसिबल होता है ना, इसको बोलते हैं क्वार्क्स। तो इसी चीज को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से, तब समझ में आएगा। Nowadays 2/3E minus 1/3E charges are possible, but they cannot exist in stable form। ये अकेला कभी नहीं होगा, अगर अकेला हो गया तो Q बराबर NE वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि Q बराबर NE फॉर्मूला क्या कहता है कि E के बगल में हमेशा इंटीजर होना चाहिए, यहाँ E के बगल में इंटीजर तो है नहीं, तो ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला स्टेबल नहीं होता है। दे ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रुप, ये हमेशा ग्रुप में होगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रुप में होगा। टू जस्टिफाई द Q बराबर NE, ये Q बराबर NE यानी अकेला कभी नहीं होगा, जब भी होगा ग्रुप में होगा, चाहे 2 का ग्रुप हो, 3 का ग्रुप हो, 4 का ग्रुप हो, और जब ये ग्रुप बनाएगा तो टोटल चार्ज Q बराबर NE के जैसा बन जाएगा। यानी ये सारा चार्ज पॉसिबल तो है, बट ये सारा चार्ज अकेला स्टेबल नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, ग्रुप में होता है, और ग्रुप में जब रहेगा तो सारा चार्ज मिलकर के Q बराबर NE के जैसा बन जाएगा। एग्जाम्पल में समझाता हूं, तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज क्वार्क्स। सच पार्टिकल्स are known as quarks। ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, टोटल 6 तरह के क्वार्क्स हम लोग अभी इसका स्टडी करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस नाम सुन लीजिए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क है, और 6 टाइप्स को बोलते हैं 6 फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स। 6 फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स, इसमें 2 क्वार्क को आपको समझा देते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क्स, है ना, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है Q बराबर 2/3E, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है Q बराबर -1/3E। ये डाउन क्वार्क का चार्ज है। अब समझाते हैं कि ये कैसे होता है और किस तरीके से ये ग्रुप बनाता है।
देखिए आप लोग जानते हैं कि एटम किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे कि एटम जो होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, ये तीन पार्टिकल्स हैं। मैं कहूँगा प्रोटॉन किससे मिलके बना है, तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है वो बेसिकली क्वार्क से मिलके बना होता है। कितने क्वार्क से मिलके बना होता है, तो प्रोटॉन मिलके बना होता है 2 अप क्वार्क से, 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन क्वार्क से मिलके बना होता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। यानी जैसे अगर ये प्रोटॉन है तो इसमें एक क्वार्क होगा अप, एक और क्वार्क होगा अप और दूसरा क्वार्क होगा डाउन। तो प्रोटॉन बेसिकली 3 क्वार्क से मिलके बनता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। और ये सारे क्वार्क के बीच में इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के कारण ये दोनों क्वार्क इस तरीके से तीनों क्वार्क बंधा होता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। आप बोलोगे कैसे सर, तो मैं बताऊंगा। देखो टोटल चार्ज जरा कैलकुलेट करो, प्रोटॉन का चार्ज निकालो, तो आप कहोगे इसके पास 2 अप क्वार्क है, एक अप क्वार्क का चार्ज कितना है 2/3e प्लस दूसरे अप क्वार्क का चार्ज कितना है 2/3e प्लस डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है -1/3e। चार्ज को सिंपली हम जोड़ सकते हैं, चार्ज एडिटिव होता है। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो टोटल आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 2e प्लस 2e माइनस 1e, 2 2 4, 4 में एक चला गया 3e, यहाँ पे आ जाएगा 3, कैंसिल होके बचेगा e। और आप बताइए कि प्रोटॉन का चार्ज e होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, e होता है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो रहा है कि प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बना है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। इसीलिए प्रोटॉन का दूसरा नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो प्रोटॉन का दूसरा नाम होगा UUD, UUD। ठीक है, तो ये प्रोटॉन की बात हो गई। आया समझ में, समझ में आया या नहीं आया बताओ। रोनित, राशिद, हिमांशु, सही है, समझ में आ रहा है बातें। गुड गुड। जयश्री कुमारी, अंशु आर्य, चलिए आप लोगों का चैट हम देख पा रहे हैं। जया, वैष्णवी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q बराबर NE, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। सो 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी electrons are needed to make 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन को लाना होगा 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको कितना चार्ज बनाना है, 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सोच के देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। आपको इस क्वेश्चन में चार्ज दे दिया है, 1 कूलम चार्ज आपको बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांग रहा है, ये पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, अब मेरे दिमाग में फटाक से आ रहा है, अच्छा भाई Q दिया हुआ है, N पूछ रहा है, तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, Q बराबर NE। चार्ज कितना है 1, N निकालना है, E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से N निकालने के लिए इसको हटाना होगा, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 1 अपॉन
1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ याद रखना, 1 को अगर 1.6 से डिवाइड कीजिएगा 0.625 आएगा, 0.625 आएगा, इसको याद रखना, बार बार ये ना यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैट में, तो ये दिमाग में होना चाहिए 0.625। तो ये 1/1.6 ये बन जाएगा 0.625 और 19 जो माइनस में है ऊपर जाएगा तो +19 बन जाएगा। 19 का एक जीरो इसको दे दीजिए, 19 का एक जीरो इसको दे दीजिए, तो आंसर आपको मिलने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन आप जमा करोगे, इतना इलेक्ट्रॉन आप असेंबल्ड करोगे तो 1 कूलम का चार्ज बनेगा। सोच के देखो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ रहा है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तो 1 कूलम का चार्ज बनेगा। सोच के देखिए, सिर्फ 1 कूलम बनाना था और इलेक्ट्रॉन कितना लाना पड़ रहा है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि बच्चे बोलते हैं सर Q बराबर NE वाला जो फॉर्मूला है उसमें N तो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ N किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 6.25। तो आप कह रहे हो कि सर ये तो पॉइंट में आ गया, N तो इंटीजर होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि देखो बाबू ये 18 है ना, आप इसमें 2 जीरो अगर आप उसको दे दोगे तो पॉइंट तो गायब हो जाएगा। 6.25 क्या बन जाएगा 625 625, तो पॉइंट हट गया, तो वो इंटीजर ही है बट मैंने उसको पॉइंट बना के लिखा है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाइए। इफ 10⁻6 electrons were removed from a body, किसी बॉडी से हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी पे चार्ज बताइए कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का, ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए। हिमांशु आर्य आपका सही आंसर आया था। जयश्री कुमारी आपका भी सही आंसर आया है। ट्राई दिस क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻13। हिमांशु आर्यन सही है आपका आंसर। मिलन कुमार सही है, आंसर सही है आप लोगों का। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन में आंसर जल्दी आना चाहिए था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी है और इसमें से आपने 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ है n बराबर 10⁻6 है। चार्ज कितना बनेगा ये पूछा गया है। इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और चार्ज पूछा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, तो यहां से Q इज इक्वल टू NE। n कितना है 10⁻6, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहां से आ जाएगा 1.6 इंटू 19 में 6 चला गया -13 कूलम। जिसका भी आंसर इतना आया है सही है। राशिद आपका भी सही आंसर, जयश्री कुमारी सही आंसर। चलिए एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। इफ 10 to the power 9 electrons per second is added to a body, किसी भी बॉडी में ना हर एक सेकंड में आप 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, है ना। कोई भी बॉडी है आपके पास, हर एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा ना। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे एक सेकंड में आपने इतना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर अगले एक सेकंड में फिर इतना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर अगले एक और सेकंड में इतना ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो यानी जैसे जैसे आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे उस पर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज बढ़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट टाइम व्हेन बॉडी गेट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बॉडी गेट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितने टाइम के बाद बॉडी पर कितना चार्ज बन जाएगा? 1 कूलम का। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो इस पे कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव। आप बताइए ये क्या दिया हुआ है? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। टाइम भी है ना इसके नीचे, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम है। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी ये जो चीज़ है ना 10 to the power 9, ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ये है। ये n/t क्या है? n/t ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। बस एक मिनट, ये क्वेश्चन है, लास्ट है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 10 to the power 9। चार्ज कितना बनाना है? चार्ज मुझे बनाना है 1 कूलम। अब आप फॉर्मूला देखिए, आपके पास फॉर्मूला है Q बराबर NE। यहाँ देखो N है, जबकि वैल्यू किसका दिया हुआ है? N/T का। तो यहाँ से हम T और T दोनों में डिवाइड कर देंगे, T और T दोनों में डिवाइड कर देंगे। रोनित का आंसर आ गया, T और T दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए N/T ये तो मुझे पता है 10 to the power 9, Q दिया हुआ है, T निकालना है। अब N/T यहाँ पे मुझे पता है, तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। देखिए Q के जगह क्या रख देंगे? 1 कूलम। टाइम निकालना है, N/T डायरेक्ट है 10 to the power 9, E कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो 1/T 1.6 इंटू 10 to the power 19 में 9 चला गया -10। इसको जब आप रिवर्स करेंगे, पलट देंगे, तो ये 1/1.6 इंटू 10 to the power -10 हो जाएगा। अभी अभी आपको समझाया था 1/1.6 कितना होता है? 0.625। ये सारा हम मिटा देते हैं इधर का, 0.625। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.625, 0.625, और ये ऊपर आएगा -10 तो बन जाएगा +10। सेकंड में आंसर आया इतना सेकंड। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 0.625 10 to the power 10 मिनट में लाना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करना होगा, आवर में लाना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करना होगा, डे में लाना चाहते हैं तो 24 से करना होगा, और ईयर में लाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 365। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? ईयर में। जब आप इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स आएगा आंसर। यानी कि लगभग में आपको 200 ईयर्स लग जाएगा, 200 साल लग जाएगा 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए।
1 कूलम चार्ज बनाने में आपको लगभग में 200 ईयर्स टाइम लगेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन आप दे रहे थे? 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। सोचो, ये भी कम नहीं है, हर एक सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी 1 कूलम बनाने में आपको इतना साल लगेगा, अप्रॉक्स 200 ईयर्स। दैट्स अमेजिंग थिंग। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करो और आप डायरेक्ट इसका अगर किसी से आंसर पूछोगे तो बोलेगा अच्छा 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, 1 कूलम चार्ज तो तुरंत बन जाएगा। आंसर आपको कोई भी जो पहले इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है तो कोई भी आंसर को किसमें, मिनट में बताएगा या सेकंड में बताएगा। लेकिन जब आप एयर में देख रहे हो तो इट इज शॉकिंग। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा क्लासेस, और आप लोग ढंग से स्टडी करते रहिए, धीरे धीरे रिदम बनाइए, और फिज़िक्स को जो रिक्वायरमेंट है, जो कंसंट्रेशन चाहिए, वो कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना? तो कुछ ही टाइम के बाद आपको फील होगा कि हाँ, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।